बहुत बहुत स्वागत है। राम राम है आपको और आपके पसीने की थैंक यू जो चमक है मुकेश जी। राम 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 सभी दर्शकों को भी राम राम मेरी तरफ से। राम 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 राम। और मैं कह रहा हूँ जो आपके पसीने की चमक जो नज़र आ रही है मुझे स्क्रीन पर, तो उसको देख के लग रहा है कि मेहनत तो मुशक्क़त तो काफ़ी हो रही है। सुबह से लेकर रात 1-1:30 बजे तक आप घूमते रहते हैं, तो क्या दिख रहा है माहौल? मुकेश जी नहीं, मुकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। हम गंभीरता से, चाहे छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव है, हमारे लिए हम सभी चुनावों को गंभीरता से लेते हैं और ये चुनाव भी बड़ी गंभीरता से हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के लड़ रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये मूड बनाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है और हरियाणा में भी तीसरी बार कंटिन्यूटी में ये सरकार बनेगी। पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, हरियाणा की एक नई दिशा और दशा तय करने का काम, हरियाणा में जो पिछले लंबे समय से भाई भतीजावाद चलता था, क्षेत्रवाद चलता था, युवाओं का विश्वास उठ चुका था, किसान की कोई सुध नहीं लेता था, उस समय के अंदर जब इस प्रकार की स्थिति हरियाणा की हुई तो पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब चीजों के ऊपर विराम लगाते हुए आज हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के किया है। क्योंकि हम देखते थे हरियाणा में भेदभाव होता था, चाहे क्षेत्रवाद के नाम था और चाहे युवाओं के साथ था, महिलाओं के साथ था, गरीब के साथ था या किसान के साथ था, हर वर्ग के साथ। पूर्व की सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकारों में जनता के साथ भेदभाव होता था, परंतु हमने उस भेदभाव को विराम लगाते हुए समान रूप से विकास पूरे हरियाणा प्रदेश का पिछले 10 वर्षों में किया है। इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोग बखूबी जानते भी हैं, देख भी रहे हैं, उसके अंतर को भी देख रहे हैं और इस कारण से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन तैयार किया है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने जा रहे हैं। जी सैनी साहब, अभी क्योंकि सरकार बननी है और सरकार बनने की जो पहली कड़ी के तौर पर पेश किया जाता है वो होता है घोषणा पत्र, जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र का नाम देती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, ये कुछ नहीं होता, बस एक रस्म अदायगी होती है। नहीं, देखिए, हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र एक भगवान के तरह होता है। हमारी इस संकल्प पत्र में श्रद्धा होती है, हमारा कमिटमेंट होता है कि हम इसको पूरा करें। मैं मुकेश जी आपको बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा प्रदेश के हर जिला में संकल्प पत्र वैन भेजे और लोगों के सुझाव आमंत्रित किए। हरियाणा प्रदेश के 1,37,600 लगभग 35-36 लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस संकल्प पत्र पेटिका में दिए और उन संकल्प जो सुझाव, लोगों के बहुमूल्य सुझाव हरियाणा प्रदेश के लोगों के आए, उस आधार के ऊपर हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया और उसको कल हमने रिलीज किया। क्योंकि कांग्रेस ने कभी अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं किया, उनको तो महसूस होता है कि ये कुछ नहीं होता, ये उनके लिए है जो वो मानते नहीं है घोषणा पत्र को, क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, उनका ये मैनिफेस्टो नहीं होता, उनका घोषणा पत्र होता है। हमारा संकल्प है, संकल्प हमारा हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का कमिटमेंट और उनकी भावनाएं इस हमारे संकल्प पत्र के अंदर होती हैं और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको 100% लागू करें। अगर आप पिछले हमारे संकल्प पत्र देखेंगे, 2014 का देखेंगे, 2019 का देखेंगे, हमने 100% उस अपने संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये भी
जो संकल्प पत्र हमने अभी 2024 में कल रिलीज आदरणीय नड्डा जी ने किया है, मैं इस बात का हरियाणा प्रदेश वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको 100% धरातल पर हूबहू उतारने का काम करूंगा। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो एक झूठ का पुलिंदा है। हाँ। मैं झूठ का पुलिंदा इसलिए बोलता हूं क्योंकि झूठ की एक स्क्रिप्ट राहुल के और खड़गे जी के साथ बैठ करके लिखी गई और वो झूठ का पुलिंदा सबसे पहले हिमाचल में उतारा गया, हिमाचल के लोगों को सजाबाग दिखाए। फिर वही झूठ का पुलिंदा कर्नाटक में उतारा गया, वहां पर सजाबाग दिखाए गए। फिर ये झूठ का पुलिंदा तेलंगाना के अंदर उतारा गया, वहां सजाबाग दिखाए गए। हरियाणा के ये हमारे हिमाचल हमारे हरियाणा के पड़ोस में है। हिमाचल के अंदर 2 साल सरकार को हुए हैं। इन्होंने अपने इस जो घोषणा थी, घोषणा के अंदर ये कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हिमाचल में कहा है क्योंकि हमारे नजदीक है, बॉर्डर है हमारा, हमें सारी बात का पता रहता है। हाँ, एक इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपए पर मंथ देंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे और भी कई कमिटमेंट किए, परंतु मैं 3 का जिक्र कर रहा हूं। परंतु अगर हम देखें 2 साल सरकार के व्यतीत हो गए हैं, 2 सालों के अंदर आज तक नौकरी तो देने की दूर की बात है, एड भी एडवर्टाइजमेंट हिमाचल सरकार ने नहीं की, कांग्रेस ने हिमाचल में नहीं की। महिलाओं को कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर 1 पैसा अब तक नहीं दिया। और जो इन्होंने 30 यूनिट की 300 यूनिट की बात फ्री की करी थी, हिमाचल के अंदर 1 भी यूनिट फ्री नहीं दिया। एक बात बताऊं मैं, सैनी साहब, एक बात बताऊं मैं और एकदम जैसे आप बयानात दे रहे हैं वैसे ही बयानात जो हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिया करते थे। वो जो ओल्ड पेंशन की बात नहीं करते थे, उन्होंने कांग्रेस के जैसे वायदे नहीं किए, तो उसका नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हरियाणा पे आते हैं कि हरियाणा का जो मैनिफेस्टो है, इसको बार बार जो कांग्रेस वाले हैं, हुड्डा साहब हों, कुलदीप शर्मा जी हों, वो कह रहे हैं इन्होंने तो हमारी कॉपी कर दी। हमने अगर कोई 2000 की घोषणा की है तो आप उसको बढ़ाकर 2100 कर रहे हो। तो ये जो घोषणा पत्र में कंपटीशन चल रहा है, और अगर उसका हिसाब लगाएं हम तो सर जो अपना बजट है 13 लाख करोड़ का हरियाणा का, उस बजट से वो वाली चीजें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने लोगों को जागरूक किया। ये ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हिमाचल के अंदर आप पता कर सकते हैं, कर्नाटक में पता कर सकते हैं, तेलंगाना में पता कर सकते हैं। तेलंगाना के अंदर भी 1 साल से ज्यादा सरकार हो गई है, कर्नाटक के अंदर 2 साल की सरकार हो गई है। जो वायदे इन्होंने उस झूठ के पुलिंदे में उतारे थे, एक भी पूरा नहीं किया। और उल्टा सरकार का बयान ये आता है कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आप कोई कमिटमेंट हम करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। हमने पूरा कमिटमेंट जो कहा है उसको पूरा किया है, इस कमिटमेंट को भी हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम करती है। हमने ये बात कही है कि हम महिलाओं को अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने लिया है कि हम महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना बना करके 2100 रुपया पर मंथ देने का हमने संकल्प पत्र में कहा है। 8 तारीख के बाद हम उसको एक सिस्टम बना करके लागू करने का काम करेंगे जी। हमने दूसरा ये कहा है अपने संकल्प पत्र में कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आने वाले समय के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने भी कहा है, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं कहा, कांग्रेस ने भी कहा है कि हम 2 लाख देंगे। परंतु जब 2 लाख की इन्होंने बात की, इनके विधायक की एक प्रतिक्रिया आई आपके सामने है। जो इनका विधायक है एनआईटी से चुनाव लड़ रहा है, उसने ये प्रतिक्रिया जनता के बीच में दी कि हमारे हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियां निकाली हैं और 2 लाख में से 2000 मेरे हिस्से में आएंगी। ये फिर वही भ्रष्टाचार की तरफ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आज आप पूरे जोश में लबालब हो, पूरे जोश में लबालब दिखाई दे रहे हैं। जो सवालात मेरे जहन में हैं वो उनके बिना पूछे ही आप जवाब दे रहे हो, तो इसके लिए मैं आपका एडवांस में नहीं देखिए थैंक यू कर देता हूं। मेरा अब सवाल ये है कि 10 साल की आपकी सरकार रही है,
10 साल की सरकार में जाहिर है कि किसी ने आपको 10 काम बताए होंगे, 10 में से आपने 8 कर दिए होंगे, 2 नहीं करे होंगे। तो ये जो 2 काम होते हैं ये जनता याद रखती है, जो 8 कर दिए वो याद नहीं रखते हैं। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर कितना है और आपकी सरकार की 10 साल की जो छाप है उसका आपको क्या असर होता दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कंपैरिजन करें, लोग भी इस बात का कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस के भी 10 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, जमीन आसमान का अंतर। आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर नारनौल से चंडीगढ़ आना होता था 2014 से पहले तो 10 घंटे लगते थे। आज अगर नारनौल से चंडीगढ़ आना होता है तो मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये अंतर, ये 10 साल का कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में है। और एक जगह नहीं है, ये हर जगह है। आज हमने हर जिला के अंदर 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना करके फंक्शनल किए हैं। 8 तारीख के बाद 7 जिले शेष बचे हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनको भी हम फंक्शनल कर देंगे। हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा किया है। ये गति से काम हमने किए हैं। हमने किसान वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं को हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और कांग्रेस से 2 गुना ज्यादा हमने युवाओं को रोजगार दिया है। और कांग्रेस के समय में पर्ची खर्ची चलती थी, लोग जमीन बेच करके, गहने बेच करके, बैंक से लोन लेकर के तब नौकरी का पैसा दे करके लगते थे। परंतु आज किसी भी बच्चे को, किसी माँ बाप को कोई 5 पैसे देने की जरूरत नहीं है। आज गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी में लग रहा है। कांग्रेस की सरकार में गरीब वोट देता था परंतु नौकरी के लिए उसको नहीं थी, ना उसको नौकरी लगती थी, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते थे। जब संसाधन नहीं होते थे तो नौकरी नहीं लगती थी। आज गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। ये सिस्टम हमने बनाया है जी। जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो उस पे भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत चटकारे लेते हैं, कहते हैं कि हुड्डा साहब की सुरजेवाला से नहीं बनती, शैलजा कुमारी से नहीं बनती। तो ये जो सिलसिला है पिछले 10 साल तक, चाहे समाचार पत्र हों, टीवी की डिबेट हो, उसमें चलता रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी मनमुटाव देखने को मिला है। आप इस बात को माने ना माने ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। रामविलास शर्मा जी नाराज़ हो गए थे, एक क्रांतिकारी हरियाणा के नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, अनिल विज साहब की मैं बात कर रहा हूँ। आपका नाम घोषित हो चुका है आला कमान की तरफ से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। अनिल विज साहब का ये बयान आता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए मुकेश जी, अनिल विज साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि इसको क्या बनना है क्या नहीं बनना। मेरा कौन सा ये था कि मैं आज जिस पद के ऊपर बैठा हूं, मेरी तो सोच भी नहीं थी मुकेश जी। ये तो पार्टी का ही, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, ये बड़े हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का ही आशीर्वाद है। और हमने बैठ करके एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। दावा हर व्यक्ति को अधिकार है, दावा कर सकता है, दावा करने को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अंदर कोई विषय ऐसा नहीं है। परंतु मुकेश जी, आपने दूसरी बात कही है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से द्वंद्व है, और इतना द्वंद्व है कि एक एक सीट के ऊपर लगभग 5-5, 6-6 लोग आजाद पर्चा भर दिया है। और इन्होंने लास्ट दिन के अंदर 12 तारीख को फोन करके जिन लोगों को फार्म अप्लाई करवाना था, फोन के ऊपर बताया भी आप जाकर के अपना फार्म अप्लाई कर दो। इस प्रकार का द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। देखिए हमारे यहाँ हर सीट के ऊपर जो लोगों ने अप्लाई किया वो 10 लोग, कहीं 5 लोग, कहीं 15 लोग, ऐसे अप्लाई लोगों ने किया और हर कार्यकर्ता ने मजबूती से काम किया। हम ये नहीं कहते किसी ने काम नहीं किया, हर व्यक्ति मजबूत था, हर व्यक्ति ने काम किया है। परंतु एक कमल का सिंबल था, एक व्यक्ति को जाना था। हमने कोई एक व्यक्ति को कमल का सिंबल दिया, बाकी को सेक्रीफाइस करना होता है कि हम मिलकर के काम करें। कई लोगों में इस बात का गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने ज्यादा काम किया है, मेरा
हक था मुझे नहीं मिला, परंतु काम सभी ने किया है। और अगर ज्यादा का है उसके अंदर गुस्सा था, गुस्सा वो दूर हो गया। अब सभी स्मूथली कमल का फूल तीसरी बार खिलाने के लिए लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं, कहीं पर कोई द्वेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी इतना बड़ा द्वेष है कि किस प्रकार से अपने बड़े नेताओं को किस प्रकार से छीटा कसी की जा रही है, किस प्रकार से अभद्र भाषा बोली जा रही है, किस प्रकार से जाति सूचक शब्द बोल करके बड़े नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुमारी शैलजा उसने कौन सा जुल्म कर दिया था? उसने यही तो कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री की प्रत्याशी की दावेदार हूं। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ भी हमारी पार्टी के अंदर हमारे नेताओं ने कहा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई दावा कर सकता है, दावा करने में क्या दिक्कत है। परंतु इसकी जेलस जो हुड्डा को हुई, जिसकी जेलस जो उसके बेटे को हुई, वो देखने लायक थी। और उनके जो लोग थे, उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से आपत्तिजनक इनके ऊपर हमला बोला और आपत्तिजनक बातें कही, जाति सूचक बातें कही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे कोई अपना हक जो काम कर रहा है वो रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी शैलजा को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दलित विरोधी पार्टी रही है, ये कट्टर विरोधी रही है। इनने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं बख्शा, इसने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को नहीं बख्शा, अब ये कुमारी शैलजा को तो क्या बख्शेंगे। ये तो जितने भी आप एग्जाम्पल ओबीसी के विरोधी हैं, एससी के विरोधी हैं ये लोग। जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये उदाहरण जो आप पेश कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि घूम फिर के इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे अशोक तंवर का नाम लें, आप कुमारी शैलजा का नाम लें, मिर्चपुर कांड की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो जो दलित वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरा कि जैसा आपने कहा कि आपकी पार्टी से क्या कोई बागी खड़ा नहीं हुआ है, सबको मना लिया आप। हम देख रहे हैं उसमें काफी मेहनत कर रहे हो आप, जो अपने सीनियर लीडर्स हैं उनको टिकट कटने पर आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब मान गए हैं, सब ठीक ठाक है? नहीं, देखिए हमने सभी को मना लिया है और लगभग हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने पर्चे भी खड़े कर लिए। एक दो जगह कहीं ऐसी छूटपुट घटना है, उसका कोई क्योंकि हमने उनको समझाया है और समझा करके उनको कहा भी है। परंतु मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि दलित वोट की बात है, यहाँ वोट का सवाल नहीं है, यहाँ मुकेश जी सम्मान की बात है। अरे कुमारी शैलजा को छोटी नेता नहीं है, कांग्रेस की बड़ी नेता है। उनके पूरे परिवार ने कांग्रेस को सींच करके बड़ा किया था और किस प्रकार से उसके ऊपर जाति सूचक शब्दों से हमला किया जाता है, किस प्रकार से अपमानित किया जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं है, सम्मान की राजनीति होती है। परंतु हुड्डा साहब किस प्रकार से उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, अरे उसने कौन सा जुल्म कर दिया? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब अगर कुमारी शैलजा को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक शक पैदा हो रहा है कि अब किरण चौधरी के बाद क्या कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी का रुख तो नहीं करने वाली है? बता दीजिए आज न्यूज 18 के इस मंच पे। किरण चौधरी के बारे में भी किस प्रकार से अपमानित किया है। किरण चौधरी के बारे में भी उन्होंने मंच के ऊपर भी नहीं बैठने देते थे और हमने किरण चौधरी जी को सम्मान दिया है। वो वहां से, क्योंकि अगर वो भी मुख्यमंत्री की दावेदार है तो उसने कहने में क्या जुल्म कर दिया, क्योंकि वो परिवार भी हरियाणा की मजबूती के अंदर उसने बड़ा योगदान दिया है। परंतु एक ही परिवार लगा हुआ है, कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित है, उससे बाहर सोच नहीं सकते और इसके कारण से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जी, दो सवाल और इन दो सवाल का जवाब देने के लिए न्यूज 18 का ये बड़ा मंच जो सबके जहन में है। दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में नजर आती है। एक तो जो किसान आंदोलन हुआ था उसको असर क्या आज भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का विरोध हम देखते हैं हो रहा है भाजपा के, और दूसरा अग्निवीर योजना। इन दोनों का समावेश करके आप इसका जवाब दीजिए।
नहीं, देखिए मुकेश जी, हमने जिस दिन किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की, उसी दिन सभी किसान संगठनों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की। और कई किसान संगठनों ने तो यहां तक कहा कि ये जो हरियाणा ने किया है ये अन्य राज्यों ने भी लागू करना चाहिए, पंजाब ने भी करना चाहिए। कांग्रेस को भी चेताया कि आप भी अपने प्रदेशों के अंदर इसको लागू करें, परंतु वो राजनीति किसान के नाम के ऊपर करते हैं। हम राजनीति किसान के नाम के ऊपर नहीं करते, हम किसान की ये चिंता करते हैं कि उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको लेकर के हमारी सरकार नीतियां योजनाएं बनाती है, उसका लाभ मिलता है। परंतु जब किसान संगठनों ने इसकी प्रशंसा की है तो फिर विरोध का स्वर कहीं नहीं है। हमारी सरकार लगातार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। अभी हमने निर्णय किया, हरियाणा के अंदर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, परंतु हमने अब की बार बरसात कम होने के कारण किसानों के खर्चे ज्यादा हुए हैं। हमने कहा कि उनके खर्चे कम होने चाहिए। हमने प्रति एकड़ किसान के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और इस बात को किसानों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, सब्जी की फसल के ऊपर भावांतर भरपाई दे रहे हैं। लगातार हमारी सरकार किसानों को मजबूत करने में लगी हुई है। परंतु कांग्रेस, मैंने पूछा था क्वेश्चन, वो हिसाब मांग रहे थे, मैंने कहा था कि आपने किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं आप भी बताने का काम करें, परंतु आज तक उनका कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। दूसरा सवाल मेरा अग्निवीर को लेके था। अग्निवीर को लेकर हरियाणा की जो जनता है, क्या अब आप जो वायदे कर रहे हैं उनसे उनका गुस्सा कम हुआ है? आप कह रहे हैं कि अब जो अग्निवीर से लौट कर आएंगे उनको 10% हम आरक्षण देंगे, हालांकि वो 26 में आएंगे लौट के, तो उससे जो अपना वोट बैंक है वो छिटक रहा था, उसको आप ला पाए हैं पटरी पर? नहीं, देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने निर्णय कर लिया था हरियाणा के अंदर, मैंने अपनी सरकार के अंदर ये निर्णय किया था कि अग्निवीर को, कोई भी अग्निवीर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे अग्निवीर 4 साल के बाद वापिस आएंगे, कुछ वहां भी रजिस्टर होते हैं, वहां भी रहते हैं, परंतु जितने अग्निवीर आएंगे हमने हर नौकरी के अंदर 10% का आरक्षण अग्निवीर को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं बैठने देंगे, उसको हम रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसका निर्णय हमने कर लिया, उसका सिस्टम भी पूरा बना लिया है। जितने भी अग्निवीर आएंगे उनको हम सरकारी नौकरी में रजिस्टर करेंगे। अगर कोई अपना बिजनेस, अपना कारोबार करना चाहता है, उसके लिए भी हमने 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उसको दे करके उसका बिजनेस पैरों पे खड़ा करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। परंतु कांग्रेस लगातार झूठ बोलती है, कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, क्योंकि उसने अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकनी है। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके, मैंने हुड्डा साहब को पूछा था कि हुड्डा साहब, आप राहुल गांधी को पूछिए, आप अपनी मंशा को जाहिर करिए, मेरे हरियाणा प्रदेश के आर्मी के अंदर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए 10% युवा आर्मी के अंदर हैं जो लगातार हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहा है, वहां के क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी है कि हम दोबारा धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो आतंकवादी वहां मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे। उन्होंने ये भी लिखा अपनी मैनिफेस्टो में, जो अलगाववाद की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को सरकार के अंदर नौकरी देंगे। और कांग्रेस ने उनके साथ जाकर के गठबंधन कर लिया। मुझे चिंता इस बात की हुई है क्योंकि हमारे हरियाणा के 10% युवा आर्मी के अंदर हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि आप राहुल से पूछ करके कम से कम अपनी नीति, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि आपने समझौता क्यों किया है। क्या आप इन सब बातों का समर्थन करते हैं कि जो हमारे नौजवान भाई जो हैं, वहां पर आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने का काम करते हैं और जो उनकी गोली से शहीद होते हैं, वो क्या उनको दोबारा ये कांग्रेस पार्टी
शहीद का दर्जा दे रही है। ये बातें स्पष्ट करने के लिए कहा, क्योंकि हमारा हरियाणा का जो आर्मी के अंदर युवा है वो और उनके परिवार के लोग ये जानना चाहते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि आप इस बात को स्पष्ट करने का काम करें, नहीं तो हरियाणा की जनता 8 तारीख के बाद पूरा का पूरा पिक्चर इनको दिखाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्योंकि आप भी लगातार कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले जो हैं वो सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। नहीं, मैं हिसाब नहीं मांग रहा हूं मुकेश जी, मैंने हिसाब नहीं मांगा। कांग्रेस का हिसाब क्या मांगे? अच्छा। जिसका सारे प्रदेश के जन जन को पता है, मैं कह रहा हूं आप दोनों को एक मंच दे दिया जाए। भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, उसका हम क्या हिसाब मांगेंगे? हिसाब तो वो मांग रहा है। मैंने तो क्वेश्चन किए थे, मैंने तो सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि 10 नहीं आप दे सकते, इसमें से 2-4 का तो किसी का आप आंसर दे दो, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाए कि आपने क्या क्या काम किए हैं। मेरे दिमाग में आइडिया यह आया था कि अगर आप दोनों को एक मंच दे दें और आप दोनों की सहमति बन जाए तो न्यूज 18 का वो मंच हो, उसमें आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ लें। अगर हुड्डा साहब इस बात के लिए राजी हो जाएं तो क्या आप उनके साथ मंच साझा करेंगे? नहीं, साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे क्वेश्चनों का उत्तर तो आ जाए। हाँ, वो आप खाली झूठ नहीं बोलना जी, झूठ बोल के गुमराह नहीं करना जी। मुकेश जी, अगर आप चाहते हैं हाँ। मैं आपको ही कहता हूं, आप उनसे पूछ करके मेरे क्वेश्चनों का उत्तर दे दें जी। आप ही दे दें हाँ। आप ही पूछ लें उनसे। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि बिल्कुल पूछेंगे। पूछ करके बताइए मेरे को जी। अब मेरा आखिरी सवाल है आज की इस बातचीत का, आज के इस चक्रव्यूह के अंक का, कि पिछली बार नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो 75 पार का था। इस बार आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी? मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़ी सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, अन्य दल तो प्राय आपके सामने है, क्या स्थिति होगी, उठ भी नहीं पा रहे। मतलब बोलना ही नहीं चाह रहे आप उनके बारे में, इनेलो और जजपा के बारे में बात ही नहीं करेंगे। मैं क्षेत्रीय दलों को बोल रहा हूँ कि कुछ तो थोड़ी सी ताकत पकड़ो। आप ताकत ही नहीं पकड़ रहे। आप तो बातें कर रहे हैं। आप चाहते हो वो वोट काटे, समय नहीं रहा। हाँ, आप चाहते हैं वो वोट काटे कांग्रेस के, आप चाहते हैं वो थोड़ी सी ताकत लगाएं और कांग्रेस का वोट काटे, फिर आपको फायदा हो। नहीं, वोट काटने का नहीं है। मैंने उनको कहा कि थोड़े से करड़े हो थम आप। अच्छा, बिल्कुल नीचे ना बैठो। तो आप सहारा दे रहे हो उनको, सहारा दे रहे हो आप, थोड़ा सहारा दे रहे हो उनको, सहारा दे रहे हो थोड़ा उठने का। नहीं, मैं क्यों सहारा दूंगा? हाँ। हम तो सहारा अपने प्रत्याशियों को देंगे। मैं तो सुझाव दिया उनको। अच्छा। क्योंकि वो इधर उधर की बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा भी तड़ा मत बैठिए इतना। हाँ। एक बड़े दल के रूप में आप रहे हरियाणा के अंदर। हाँ। आज ऐसी स्थिति होगी है, किस कारण से हुई है, आप थोड़ा सा सारा तो मजबूती पकड़िए। हाँ। जिससे कि आप थोड़े करड़े हैं। हाँ। पर करड़े नहीं हो रहे, क्या करें। अच्छा, केजरीवाल साहब भी आ गए आजकल, तो वो भी घूम रहे हैं लगातार हरियाणा में, तो कितना असर दिखता है आपको आपका? नहीं, कोई असर नहीं है। केजरीवाल को तो माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री पद छोड़, वो तो छोड़ ही नहीं रहा था। अच्छा, वो कहाँ छोड़ रहा था? हाँ। वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहा था। जो व्यक्ति मंचों के ऊपर ये बोलता था हाँ। कि अगर मेरे ऊपर एक छोटा सा भी दाग लग गया, मैं त्याग पत्र दे करके उसकी जांच कराऊंगा, आपके सामने है। हमने तो कहा नहीं था, ये तो उसी ने कहा था। और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर तिहाड़ जेल में चला गया। ये बताओ क्या करें। ये तो कोर्ट ने कहना पड़ा हाँ। कि ये कुर्सी मुख्यमंत्री की, ये सम्मानित कुर्सी है हाँ। आप इसको तुरंत छोड़िए, आप मकान भी छोड़िए। कोर्ट के आदेश है, उससे छोड़ रहा है, ये अपने आप नहीं छोड़ रहा था जी। ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ा वो हो गया भी इसने कुर्बानी दे दी। कोई कुर्बानी नहीं दी है, इन्हें भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। लोग जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया दिल्ली के अंदर, उनका शोषण किया। ये तो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है भ्रष्टाचार में जी। तो अब हम जानते हैं क्योंकि चुनाव का टाइम है और इस इंटरव्यू के बाद भी आपको लगातार चुनाव प्रचार के लिए या लोगों से मिलने के लिए निकलना है, तो मैं तहे दिल से न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से
आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सवालात का आपने जवाब दिया, जो आप हमेशा ही देते आए हैं। आपकी साफगोई के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायब सिंह सैनी साहब। राम राम। मेरा गला खराब हो रहा है, हाँ, आवाज ठीक नहीं आ रही थी, पूरे दिन भाषण देना पड़ता है तो होता है ऐसा, हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, लगातार चुनाव प्रचार में आप इनको देख रहे हैं, और जितने भी सवालात जो आपके थे वो इनसे हमने पूछने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि आपके सभी सवालात का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सही सही जवाब देंगे। अब इन्होंने सही सही जवाब दिए हैं या अब एक गूढ़ राजनीतिज्ञ हो गए हमें घुमाने की कोशिश की है, इसका फैसला तो आप कीजिए।